गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। बहुत दिन से वो कह रहे थे कि सर को अच्छा टॉपिक लेके आइए। जानिए हमारे कानून के अंदर। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपील के संदर्भ में कुछ बातें, 6 विशेष बातें, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड प्रणाली में अपील का अधिकार प्रकरण के पक्षकारों को दिया जाता है। अपील का अधिकार कोई मूल अधिकार या नैसर्गिक अधिकार नहीं है, अपितु ये अधिकार एक सार्वविधिक अधिकार है। हर इंसान का एक विधिक लीगल राइट है कि वह किसी इंसान के खिलाफ अपील कोर्ट में दायर, अगर उसे कोई संतुष्टि नहीं मिली है तो वो अपील दायर कर सकता है, दूसरे कोर्ट में अपील कर सकता है। यह ऐसा अधिकार है जो किसी कानून के अंतर्गत पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी विधि में अपील संबंधी किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अपील का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगर वैसा प्रावधान नहीं है तो वहां पे अपील का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, वह अपील नहीं लगा सकता कोर्ट के अंदर। किसी भी पक्षकार को अपील का अधिकार नैसर्गिक अधिकार की तरह नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को अपील का अधिकार कानून के माध्यम से ही मिलता है, ना कि नैसर्गिक या फिर मानव अधिकारों के नाम पर। मानव के जो अधिकार, जो राइट्स है, उसके नैसर्गिक अधिकार पर उसे राइट्स मिलता है, मगर किसी पक्षकार का अपील का अधिकार नैसर्गिक अधिकार की तरह नहीं मिलेगा, उसके मूल अधिकार की तरह उसको वो नहीं मिलेगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपील का नाम एक अध्याय दिया गया है। इस अध्याय में आपराधिक प्रकरणों में होने वाली अपील संबंधी समस्त प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। क्रिमिनल केसेस में अपील होती है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में अपील कैसे होगी तथा कहां अपील नहीं होगी और कहां अपील होगी, इस संबंध में इस वीडियो में संपूर्ण विस्तार पूर्वक प्रावधानों को मैंने प्रावधान कर दिए गए और मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। इस अध्याय अपील की धारा 372 में प्रयुक्त पदावली इस बात पर जोर देती है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तब तक कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती। इस धारा के उपबंध से ये स्पष्ट मालूम होता है कि अपील संबंधी अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही अंतर्निहित अधिकार है, अपितु ये ऐसा अधिकार है जो संविधि स्टैट्यूट द्वारा प्रदत्त किया जाता है, कानून के द्वारा ही इसे प्राप्त होता है। कानून आपको कहता है अपील दायर कर सकते हैं। आपका ये मूल अधिकार नहीं है अपील लगाने का, अपील दर्ज कराने का। अब मैं आपके सामने बहुत ही प्रमुख वाद लेके आया हूँ, प्रमुख केस लेके आया, मोस्ट इंपोर्टेंट केस। दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह AIR 1954 का मामला है उच्चतम न्यायालय का। 520 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब भी निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने के संबंधी अंतर्निहित शक्ति नहीं प्राप्त है। ऐसे अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे उस अधिकार की संविधि द्वारा प्रदान किया गया हो। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की स्पष्ट कर दिया कि अपील का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अपील लगाने का अधिकार कोई आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आपको भारत का कोई मौलिक अधिकार ये नहीं देता कि आप अपील दायर कर सकते, क्योंकि अपील कानून की दृष्टि से ही, कानून के द्वारा ही अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है। लेखक इस वीडियो के माध्यम से दो सिद्धि से होने वाले अपील के संदर्भ में कुछ विशेष बातों का उल्लेख कर रहा है। दो सिद्धि से अपील धारा 374 दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 374 के अंतर्गत दो सिद्धि से अपील के संदर्भ में किए विस्तार पूर्वक उपबंध किए गए हैं। उस उपबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस धारा में अपील की समस्त प्रक्रिया उपलब्ध है जो किसी अभियुक्त के किसी अभियोजन में दो सिद्धि होने के उपरांत आवश्यक होती है कि अपील किस प्रकार से की जाती है और कहां होती है और कहां किस प्रकार होती है। किसी भी अभियुक्त का विचारण
आरंभिक न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इस आरंभिक न्यायालय के विचारण में यदि किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि सिद्ध होती है, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त का अपील का अधिकार प्राप्त होता है। किसी दोष सिद्धि में किस प्रकार से अभियुक्त अपील न्यायालय से अपील कर सकता है, और इस हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत प्रावधान मिलते हैं। अपील कब लगती है? जब छोटी कोर्ट से उसे सजा होती है तब वह इंसान अपील बड़े कोर्ट में लगाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको सजा हुई, तब वह हाई कोर्ट के अंदर पहले अपील करेगा कि मैंने उसको वो अधिकार है, और वो वहाँ पे भी उससे नहीं संतुष्टि मिलती तो वह इंसान हमारे भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और उसे अधिकार है। धारा में दोष सिद्धि के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार जो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के अंतर्गत किए गए विचारण में दोष सिद्धि पाया गया है तो वह उक्त दोष सिद्धि के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। उसे अगर दोष सिद्ध कर दिया है कि भाई इसको सजा मिल गई है तो वह इंसान बड़ी कोर्ट के अंदर, उसकी नेक्स्ट कोर्ट के अंदर वह दायर कर सकते। जैसे उसे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सजा मिली तब वह हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, और उस व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है कि वह अपील कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2, यदि ऐसा व्यक्ति सेशन न्यायाधीश, अपर सेक्शन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण या अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि की कारावास से दंडित किया गया है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा उसकी सजा कम करवाने के लिए, और उसे उच्च न्यायालय ने उसे निर्दोष साबित कर दिया तब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। उपयुक्त उपबंधों के सिवाय नंबर 1, कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है अथवा उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। नंबर 2, जो धारा 325 के अंतर्गत दंडित किया गया है, जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, तो उस व्यक्ति दोष सिद्धियों के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में हो सकेगी। अगर उसे किसी मजिस्ट्रेट ने सजा दी है, 360 के अंदर दंड दिया है, तो वह इंसान सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है, वो अपील लगा सकता है, उसे ये अपना अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगदीश सिंह के मामले में कहा गया कि जब कभी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील का निस्तारण किया जाए तो न्यायालय को इसके कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। मलिक प्रताप सिंह बनाम खान मोहम्मद के वाद में न्यायालय द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां उन्मोचन का प्रश्न है, इसे मूल रूप से ध्यान में देना चाहिए। से निर्णय नहीं माना जाता है इसलिए जब मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश पारित किया जाए तो उन्मोचन आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी, किंतु उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया पारित उन्मोचन के आदेश को पर अपास्त कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने अगर आदेश पारित कर दिया तो वो उसे उन्मोचन कर सकता है, उसे हटा सकता है, उस आदेश को हटा सकता है। नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये हमारे वीडियो के अंदर। न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त की दोष सिद्धि अनुचित, त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अवधारणाओं के आधार पर की थी, जिसे अपील के उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हुई और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया, और उसे इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया। और उचित मानते हुए अपीलार्थी को दोष मुक्ति को न्यायोचित माना, क्योंकि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की सुनवाई में उच्च न्यायालय को स्वयं के तर्क लगाकर मामले को रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना अनिवार्य है। स्वतंत्र निर्णय लेना अनिवार्य होता है।
किसी मामले की गहन जांच के बाद, परख के बाद ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि हर इंसान का अधिकार है उसे एक सही पथ और एक उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अधिकार उसे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के लिए हर न्यायालय में न्यायाधीश हमेशा ये चीज़ ध्यान रखते हैं, मद्देनजर रखते हैं कि हर व्यक्ति की निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बाबू चक्रवर्ती के वाद के अंदर हम लोग बात करेंगे। राज्य द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील में पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती जाने के लिए उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने आक्षेप टिप्पणी पारित करते हुए प्रसन्नता दर्शाई थी तथा राज्य के निर्देश दिए गए थे कि वह अभियुक्त को 1 लाख की राशि प्रति कर के रूप में दे तथा वसूली पुलिस कथित दोषी पुलिस अधिकारियों में से किसी एक से सुनिश्चित करे कि वह व्यक्ति उसे ये राशि प्रति कर के रूप में उसे देनी आवश्यक है, अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने इस आदेश के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने निश्चय किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आक्षेप पारित करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया था। उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान होना चाहिए था, उन्हें मिलना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का दुराशय साबित नहीं होने के कारण उन्हें विरुद्ध की गई टिप्पणी निर्णय से हटाए जाने योग्य थी, क्योंकि उनकी कार्रवाई को मादक औषधि तथा सर्वपाक पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट के द्वारा नारकोटिक्स धारा 69 के अंतर्गत विविध संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन सद्भावना पूर्वक किया था। उन्होंने जो अपना पालन किया था वो कर्तव्य सद्भावना थी, उसमें दुराशय नहीं था। अख्तरी बी बनाम बिहार राज्य AIR 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1528 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपील अभियुक्त का सार्वविधिक अधिकार होने के कारण अपील की मियाद समाप्त होने पर विचारण न्यायालय के निर्णय में आदेश को अंतिमता प्राप्त नहीं होती है, वह आगे अपील कर सकता है और वह उस व्यक्ति को न्याय मिलना अति आवश्यक है। अतः इस दृष्टि से अभियुक्त के दंडित होने के बावजूद उसका विचारण जारी रहता है, ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति का अधिकार है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, विशेषतः जहां अभियुक्त जेल में बंद हो तो उच्च न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उसकी अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से करे और किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक ना हो। किन्हीं कारणों से अपील का निपटारा 5 वर्षों में नहीं होता है और ऐसे निपटारों में अभी तक कोई संभावना नहीं हो तो अभियुक्त को उचित शर्तों के सहित जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए, उसे जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकारों से न्याय मिलना जरूरी है, उसे मिलना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसी अच्छी वीडियो लाते